हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू द चैनल एड्यूग्रीड। तो बच्चों, गाला पेपर सॉल्यूशन फॉर 2023 बोर्ड एग्जाम जो हम यहां पे अभी सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो बच्चों बिना किसी टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं गाला पेपर सॉल्यूशन, जिसमें आज हम बच्चों करने वाले हैं पेपर 2 का सॉल्यूशन सेक्शन ए का। ओके, तो बच्चों यहां पे ध्यान दीजिएगा। ओके, तो बच्चों सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पे कि एमसीक्यू फॉर्म में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें, पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों। ओके बच्चों, तो यहां पे हम देख ही सकते हैं कि एमसीक्यू फॉर्म में जो पैटर्न हमें दी हुई है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20। ओके, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक नंबर है कैल्शियम का वो 20 है। तो सर वो 20 है, so the elements X, Y, Z and W have atomic numbers 14, 19, 21 and 38 respectively। respectively का मतलब यहां पे मैं जरा लिख देता हूं, जो X है, X का कितना बोला है इन्होंने 14, फिर Y का कितना बोला है 19, देन बच्चों Z का कितना बोला हुआ है 21 एंड W का कितना बोला है बच्चों 38। रिस्पेक्टिवली वर्ड का ही मतलब बच्चों होता है कि जो जिस ऑर्डर में दिया हुआ है उसको हम उस तरह से लिखेंगे। ओके, अब क्वेश्चन क्या कहता है उसको बच्चों अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमें यह कह रहा है कि विच एलिमेंट वुड पॉसेस द सेम केमिकल प्रॉपर्टी एज कैल्शियम। सर, किस एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी कैल्शियम के जैसी होगी? तो सिंपल सा सॉल्यूशन है भाई, पहले कैल्शियम को अलग कर दो, उसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग कैल्शियम के जो सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है वो पता करने पड़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी तो ही तो पता चलेगी। तो देखिए, तो पहले मैं कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर मुझे यहां दिया हुआ है 20, इसको मैं अगर ऑर्बिट्स के अकॉर्डिंग लिखूं तो मैं इसे किस तरह से लिख सकता हूं वो हम यहां पे देख लेते हैं। 20 के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे बच्चों यहां पे, तो मैं इसे कैसे लिख पाऊंगा 2,8। अभी 2 + 8 कितने हुए 10, अभी तो 20 है यहां पे, अगेन 8 यानी सर 18, मुझे तो 20 कंप्लीट करने हैं यानी 2। इसका मतलब सर कैल्शियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जिसके इन चारों में से जिसके आउटर मोस्ट सेल में या वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, वो कैल्शियम के जैसा होगा। तो आप देख ही सकते हैं, आपको यहां पे सबको सिंपली क्या कर देना है, अलग कर देना है। हम बारी बारी अलग कर देते हैं बच्चों सबको, तो आपको आइडिया आ जाएगा। 14 को अगर मैं अलग करूं 2,8,4, ओके, यानी सर देखिए इसका तो 4 है, यानी ये नहीं है वैलेंस सेल में, इसके तो 4 इलेक्ट्रॉन है सर। 19 को कर लेते हैं 2,8,8,1 है ना। देखो 2,8 10 और 8 18 और 1 19। सर ये भी नहीं चलेगा, मुझे तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, 2 चाहिए। 21 को जरा कर लेते हैं 2,8,8, यहां तक तो अभी 18 नहीं हुआ, 3। अरे सर देखिए ये भी नहीं है। अब देखो बच्चों, आप सिंपल टाइम बचाने के लिए कर सकते हो कि जब आपके तीनों ही ऑप्शंस नहीं है तो बाय डिफॉल्ट फोर्थ वाला ही आंसर आपका राइट होगा। फोर्थ वाला इन द सेंस यहां पे मैं एक्स की बात नहीं कर रहा हूं, फोर्थ में बचा कौन है बच्चों W, तो इन मीन सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। ओके, फिर भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के लिए बता दूं कि इसके इलेक्ट्रॉन्स को हम किस तरह से, तो पहले 2 8 8 18 हुए। ओके, अगेन यहां पे 18 कर दो तो भी सर 36 होते हैं। आप देख सकते हैं ना, ये रहे 2,8,8 कितने हो गए ये सर, ये 2 और 8 10 और 8 18 और ये एक और 18 36 हो गया सर, यानी फिर भी अभी 2 बचेगा। अरे सर यही तो चाहिए था, क्यों? क्योंकि कैल्शियम के भी आउटर मोस्ट में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी आउटर मोस्ट में कितने वैले इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 वैले इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब हमारा आंसर सी हो गया। बोलो बच्चों को कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं है। आगे बढ़ेंगे बच्चों से। बाय विच मेथड डज मलेरियल पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली? ओके, तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है बच्चों, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन के द्वारा मलेरियल पैरासाइट रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली। मल्टीपल फिजन का मतलब है बच्चों न्यूक्लियस को वो डिवाइड करता रहता है, कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस को क्या करता है वो डिवाइड करता रहता है। ओके, तो इसका आंसर बी है, इसमें कुछ सोच समझने की बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। विच साइंटिस्ट
was the first to conduct systematic experiment for the study of heredity. हेरिडिटी को जानने के लिए कौन से साइंटिस्ट ने सबसे पहले सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंट्स की शुरुआत की थी? तो ये तो भाई एक ही आदमी है भाई, पब्लिक को भी उसका नाम पता है, मेंडलीव भैया। ओके, यहां पे ऑप्शन हमें मेंडल गिवन है। मेंडलीव भैया थे जिन्होंने सबसे पहले सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंट्स हेरिडिटी को जानने के लिए स्टार्ट किए थे। ओके, देन बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड अपेरेंट सनसेट। अब इसका मतलब समझ लो बच्चों, एक्चुअल सनसेट यानी जो एक्चुअल वो जो टाइम पे सनसेट हो रहा है वो, अपेरेंट सनसेट यानी जो टाइम पे हमें दिख रहा है, सही बात है ना, जो टाइम पे हमें सनसेट दिख रहा है और जो टाइम पे जो हो रहा है उस टाइम गैप के बीच में कुछ तो अंतर है। अब वो अंतर होता है, पढ़ा था सर, हाँ याद आ रहा है, चैप्टर 11 में पढ़ा था ऐसा तो कुछ हमने। ओके, तो वो बच्चों जो डिफरेंस होता है वो 2 मिनट का होता है। इसका मतलब एक्चुअल सनसेट जो है, जो हो चुका होता है 2 मिनट, लेकिन हमें दिखता 2 मिनट के डिले में है। तो यहाँ पे जो 2 मिनट हमें दिख रहा है ये हमारा करेक्ट आंसर है सर। और अगर मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि एक्चुअल सनसेट एंड अपेरेंट सनसेट अगर एग्जाम में आ गया कि कौन सा फिनोमिना है, तो बच्चों आप लोगों को ये पता होना चाहिए, इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना है। ओके, जिसकी वजह से हमें एक्चुअल सनसेट और अपेरेंट सनसेट दिखता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहां पे एक रिएक्शन दी हुई है और बोला है विच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो चलिए बच्चों इसको जरा समझते हैं और अच्छे से कि कौन से टाइप की रिएक्शन हमें यहां पे दी हुई है। ओके, तो पहले यहां पे मैं इक्वेशन को लिख दूंगा बच्चों यहां पे आपके लिए, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम gives Al2O3 plus 2Fe प्लस 2Fe। ओके, इस तरह से हमको जो रिएक्शन यहां पे आप देख ही सकते दी हुई है। अब रिएक्शन पहचाननी कैसे से, हमें रिएक्शन पता कैसे चलेगी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो बच्चों इसके लिए आपको उनकी डेफिनेशंस याद होना बहुत ही जरूरी है। When a highly reactive metal displaces lower reactive metal from its own compound is called displacement reaction। तो देख लो बच्चों जरा यहां पे जो Fe बाई है, जो ये Fe आपको दिख रहा है, ओके, Fe एक्चुअली फेरिक ऑक्साइड है यहां पे। ओके, फेरिक ऑक्साइड जो है एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है। तो एल्यूमिनियम भैया ये Fe को इसके घर से निकाल रहा है, आप खुद देख लो। एल्यूमिनियम भैया पहले अकेले थे, उन्होंने अब सेटिंग कर ली है ऑक्सीनाबेन के साथ। ओके, यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि एल्यूमिनियम ने Fe को डिस्प्लेस कर दिया, निकाल दिया, जता कर दिया। ओके, तो सर सिंपल सा लॉजिक है कि इसका आंसर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो इसके बाद बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको बच्चों कोई डाउट वगैरह रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल आंसर योर ईच एंड एवरी डाउट। ओके बच्चों, देन क्वेश्चन 6 देखो बच्चों में क्या कह रहा है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। क्या बोला है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन मॉलिक्यूल इज C2H6। क्या बोल रहा है बच्चों हमको कि सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 है, देयर आर डैश कोवालेंट बॉन्ड्स इन इट। कितने कोवालेंट बॉन्ड होंगे, तो चलिए बच्चों कोवालेंट बॉन्ड को काउंट कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। C2H6, C2 यानी कार्बन 2 है। अब सर याद करेंगे, देखो नाम में बोला हुआ है इथेन, क्या बोला है बच्चों, इथेन, एन यानी सिंगल लेटी वाला, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो सर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब सर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो चलो 4 वैलेंसी बनाते हैं यहां पे, 1 2 3, 1 2 3, सब जगह कौन जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है। बोलो कोई दिक्कत है बच्चों को? मैंने सिर्फ इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अच्छे से समझाया, स्ट्रक्चर बनाया उसका। अब देखो कोवालेंट बॉन्ड कार्बन बनाता है, सिंगल लिटी को कैलकुलेट करो। देखो सिंगल लिटी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने टोटल, 7 कोवालेंट बॉन्ड है, यस और नो? हाँ,
तो इसका आंसर हो गया सर 7। ओके, देन बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को समझो। डैश ग्लैंड इज फाउंड इन हेड। तो सर हेड में ग्लैंड में कौन सा ग्लैंड होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छे बच्चों को पता होगा पिट्यूटरी ग्लैंड सर ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है। हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो कौन सा ग्लैंड हमारे हेड में प्रेजेंट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, फिर उसके बाद बच्चों द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। चार्ल्स डार्विन ने ही सबसे पहले आइडिया दिया था भाई कि जो भी नेचुरल सिलेक्शन कर रहे हो, जितनी भी स्पीसीज इवॉल्व हुई है नेचुरल में से, उनका जो आप सिलेक्शन कर रहे हो, ये पहली बार जो आइडिया, ये जो कॉन्सेप्ट दिया था, ये दिया था भैया चार्ल्स डार्विन ने। तो बच्चों ये आइडिया सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने उनकी एक बुक में बताया था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज करके उनकी जो बुक थी, उन्होंने सबसे पहले ये आइडिया दिया था, बराबर, इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज का। और उसके बाद बच्चों अब हम देख लेते हैं नॉन पोलर एंड ऑफ सोप हेड। सोप का एंड और उसका हेड इज हाइड्रोफोबिक। देखो क्या वर्ड बोला है, नॉन पोलर एंड ऑफ अ सोप एंड। सोप यानी जो हमने फॉर्मेशन देखी थी, सोप के अंदर जो मिसेल्स की फॉर्मेशन होती है, वहां पे उसकी बात की है। तो उसका जो हेड होता है वो इन्होंने बोला हाइड्रोफोबिक। अब देखो फोबिक, फोबिक वर्ड का मतलब क्या? नफरत। फोबिक वर्ड का मतलब क्या? नफरत। हाइड्रो यानी वाटर, वाटर से नफरत। भाई पानी से नफरत है उसको, तो पानी को रिपेल करेगा और किसको अट्रैक्ट करेगा? ऑयल को और ग्रीस को। ऑयल को और ग्रीस को वो क्या करेगा बच्चों? अट्रैक्ट करेगा। सर यही तो होता है, तभी तो पानी में मम्मी कपड़े डालती है, साबुन के पानी में कपड़े साफ क्यों होते हैं? कौन सा एंड जाके मतलब गंदगी को चिपकता है? ओके, तो जो सोप का जो एंड होता है, जो हेड होता है, ओके, वो हाइड्रोफोबिक होता है। फोबिक यानी नफरत, हाइड्रो यानी वाटर, पानी से उसको नफरत है बच्चों। ओके, फिर उसके बाद मैनी इनवॉलेंट्री एक्शन आर कंट्रोल बाय मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ओके, बहुत सारे इनवॉलेंट्री एक्शन हमारा मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है। ओके, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो सर जी बिल्कुल ही ट्रू है। कैसे ट्रू है बच्चों? समझते जरा। इनवॉलेंट्री एक्शंस, देखो दोनों में डिफरेंस होता है। आप लोगों के एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है कि जो इनवॉलेंट्री एक्शन होता है और जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, वो क्या फर्क है उसमें? तो हम समझ लेते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या हुआ? रिफ्लेक्स यानी सडन, रैपिड, तुरंत ही आपने किसी हॉट चीज को छुआ। अब देखो हॉट में भी डिफरेंस है भाई। अगर आप लिविंग थिंग किसी हॉट को छूते हो तो आप उसको हटाओगे नहीं, नॉन लिविंग किसी हॉट चीज को छूते हो तो आप उसको हटा दोगे। ठीक है, अपनी अपनी बातें हैं। तो यहां पे हम जरा समझ लेते हैं कि जो इनवॉलेंट्री एक्शन है वो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन भी करते हैं, बराबर, वो कंट्रोल करते हैं। और जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। इसका मतलब सर ये बात सही है? हाँ जी बिल्कुल सही है। जैसे इनवॉलेंट्री एक्शन कभी कभी मैं आपको बोलूं यॉर्निंग, स्नीजिंग, अच्छू, यॉर्निंग, कफिंग, वॉमिटिंग, बराबर, ये सारे जो इनवॉलेंट्री एक्शन है ये कुछ ब्रेन्स भी कंट्रोल करते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए हमसे क्या बोल रहा है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अरे बाप रे, बहुत ही गलत बोल रहा है। सर क्या थी इरेगुलर रिफ्लेक्शन? याद करेंगे, बहुत ही अच्छा, आपको हमारे चैनल पे उसका शॉर्ट्स भी मिल जाएगा, लाइव एक्सपेरिमेंट करके हमने बताया था। देखो बच्चों, दो टाइप का, एक होता है स्मूथ सरफेस, एक होता है रफ सरफेस। अब लाइन यहां पे पैरेलल अगर आ रही है तो जाएगी भी पैरेलल, ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर लाइन आती तो पैरेलल है बट पैरेलल जाती नहीं है, यहां वहां टकरा रही है, प्रॉपर नहीं आ रही है। आप दो नोटिस करो, ये स्मूथ सरफेस है, लाइन जैसे पैरेलल आ रही है वैसे जा भी पैरेलल रही है, दिख रहा है आपको? तो सर ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इस पे एप्लीकेबल है बट ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन पे एप्लीकेबल नहीं है, जो कि इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? फॉल्स आएगा। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ेंगे बच्चों। ओजोन इज एब्जॉर्ब बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ओजोन को कौन एब्जॉर्ब करता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। बाप रे, कितना गलत बोल रहा है यार ये तो। आप खुद सोचो कि जो ओजोन का लेयर है वो सन की यूवी रेस को रिफ्लेक्ट करके हमें बचाता था। वो बात अलग है, हमने उसकी धज्जियां उड़ा दी, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर में हमने पढ़ा। लेकिन सर
ओजोन इज एब्जॉर्ब बाय, साला ओजोन को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है। अरे बाप रे, बहुत ही गलत है तो हट, वो डिप्लीशन हो गया उसका, वो बात अलग है, बट यूवी रेस उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। फॉल्स आंसर है। क्वेश्चन 13, माई पोजिशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इन थर्ड पीरियड एंड सेकेंड ग्रुप, से विच एलिमेंट आई एम। अब देखो बच्चों, इस केस में आपको पहले ग्रुप पता करना है। सेकेंड ग्रुप को याद रखने के लिए एक टेक्निक थी कि बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। ओके, स्कूटर पे बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे उसके एलिमेंट्स आप देख सकते हो। ओके, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो भी लिस्ट है इसके आगे की, हमें सिर्फ उससे फर्क पड़ता है सर कि जरा देखिए, माई पोजीशन इन मॉडर्न पीरियड इज इन थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड को बाद में जाने दीजिए सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ग्रुप लिख दिया। अब थर्ड पीरियड आप देखो, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड। तीसरे पीरियड में आपको दिख रहे हैं कौन? कैल्शियम भैया। तो सर इसका आंसर क्या आएगा? कैल्शियम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, स्टेट टू एनर्जी सोर्सेस वेयर दे आर नॉट रिलेटेड विथ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का मतलब क्या सर? सन से मिलने वाली एनर्जी, सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंट ना हो, ऐसी दो एनर्जी के नाम बताइए। तो बच्चों टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी यानी जो हमें ओशन से मिलती है। ओके, टाइडल, जो टाइड्स से हमें जो एनर्जी मिलती है वो, लहरों से जो एनर्जी मिलती है वो। और ये आता है दूसरा जियोथर्मल एनर्जी। ओके, जियोथर्मल एनर्जी। इन दोनों में ही हमारे पास सन का कोई यूज होता नहीं है, हम उस पर डिपेंडेंट है नहीं, इसके लिए ये दो इसके आंसर है, टाइडल एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। देखो क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, इन ऑनर ऑफ विच साइंटिस्ट द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेम्ड। इसका यूनिट भी हम वॉल्ट लिखते थे सर। अब ये वॉल्ट किस साइंटिस्ट की याद में दिया गया, किस साइंटिस्ट के ऑनर में इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट रखा गया? तो सिंपल सा उसका आंसर है बच्चों अलेक्जेंड्रा वोल्टा। ओके, साइंटिस्ट के नाम पे रखने से हम उनके कंट्रीब्यूशन को भूलते नहीं है, इसके लिए इनके नाम पे अलेक्जेंड्रा वोल्टा भैया के नाम पे हमने इनका नाम, इनका यूनिट, ऐसा यूनिट दे दिया वोल्ट। ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। किसके नाम से आया? अलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम से। देन बच्चों क्वेश्चन 16, ग्रोइंग ऑफ विच ट्रीज इज बेनिफिशियल टू इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के लिए तो बच्चों तीन आंसर है यहाँ पे इसके, पीपल, बनियान एंड यूकलिप्टस। आपको पता ना हो तो मैं बता दूं बच्चों, पीपल इतना अच्छा पेड़ है कि ये अस्थमा पेशेंट की दवाई वगैरह इससे बन जाती है, बराबर। पीपल का पेड़ जनरली आपने देखा ही होगा। बनियान का पेड़ भी इतना अच्छा होता है बच्चों के, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो होती है, जो दवाइयां बनाती हैं, वो इस पेड़ का यूज करती हैं। और इसके अलावा यूकलिप्टस, सर यूकलिप्टस तो इतना फेमस है कि इसे ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। यूकलिप्टस को बच्चों ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। तो ये तीन ट्रीज बेनिफिशियल है इंडस्ट्रीज के लिए। आई होप बच्चों आपको मेरा जो समझाया वो पूरा समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये पूरे सेक्शन ए की पीडीएफ भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को जाके शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दबा के लाइक करिए।